नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी साइंस वर्ल्ड पर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपना चल रहा है क्लास 11th का अपना चल रहा है अध्याय थर्ड, जिसके जो रसायन विज्ञान है हमारा, उसका तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। उसके अंदर हम तत्वों का जो वर्गीकरण है उसको अच्छे से सीख चुके हैं, किस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं गुणधर्मों में आवर्तिता। उसके अंदर हमने तत्वों के रासायनिक गुणों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमारे भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति चल रही है, जिसके अंदर हमने प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या को पढ़ा, आयनन त्रिज्या को पढ़ा, आयनन एंथैल्पी को भी अच्छे से पढ़ा। आयनन एंथैल्पी के अंदर हम कुछ पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। आयनन एंथैल्पी में सबसे पहले हमने नाभिकीय आवेश के बारे में जाना था प्यारे बच्चों, कि किस प्रकार से नाभिकीय आवेश है उसके द्वारा आयनन एंथैल्पी प्रभावित होती है। उसके बाद हमने परमाणु का जो आकार है उसके बारे में भी अध्ययन किया कि परमाणु के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमने जो अंतिम पढ़ा था, जो कल हमारा पिछली क्लास में अंतिम टॉपिक था, वह था आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। किस प्रकार से आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कार्य करते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के जो आकर्षण बल होते हैं उसको हटा देते हैं, उसके मध्य के जो कोश के इलेक्ट्रॉन है उसे आवरण प्रभाव कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, छोटी सी हेडिंग डालेंगे, आप सब हेडिंग कह सकते हैं। उपकोशों का प्रभाव डालेंगे। आप क्या डालेंगे? उपकोशों का प्रभाव। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपकोशों के प्रभाव के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो उपकोशों के प्रभाव के अंदर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा उपकोश की बात करें तो एस उपकोश होता है, पी होता है, डी होता है और एफ, जी, एच, आई, जी, ये अलग आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें ज़्यादा हमारे जो सिलेबस है, जो हमारी जो केमिस्ट्री है, उससे हिसाब से हमने एस, पी, डी, एफ को अच्छे से अगर पढ़ लिया तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊँगा कि किस प्रकार से जो उपकोश हैं जो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। किसी कोश में उपस्थित, इसको अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों परिभाषा को, किसी कोश में उपस्थित, किसी भी कोश में हम बात करें उपस्थित उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों पर, उपकोश है ये तो क्या लिखेंगे, उपकोशों में इलेक्ट्रॉन्स पर। ये क्या इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन्स पर जो नाभिक द्वारा लगाए जाने वाला जो आकर्षण बल होता है, क्या लिखेंगे, नाभिक द्वारा, भाषा से थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करूँगा, लगने वाला आकर्षण बल। क्या बात करें, किसी कोश में उपस्थित उपकोशों में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक किस उपकोश पर लगेगा। तो ये सबसे अधिक लगता है एस, किसके ऊपर लगता है, एस कक्षक के, कक्षक कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर लगता है। क्या क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ये सबसे अधिक आरोपित होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए एस के बाद क्या आता है, पी आता है। तो क्या लिखेंगे, पी। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, जो पी कक्षक है के इलेक्ट्रॉन पर, उसके पश्चात लिख लीजिए, बाद लिख लीजिए। पी के बाद क्या आता है, डी आता है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर, उसके पश्चात, या सबसे कम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, या लिख लीजिए उसके इलेक्ट्रॉन पर वह सबसे कम एफ, एस उपकोश या कक्षक लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, उपकोश लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर लगता है। ये चीज़ भी समझाऊंगा आपको अच्छे से किस प्रकार से लगता है।
अब देखिए, अब अगर हम इसमें क्रम को अंकित करना चाहें कि किस क्रम में है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं पर बच्चों, देखिए सबसे अधिक किस पे लग रहा है, एस पे, फिर किस पे लगता है, पी पे, फिर डी पे, सबसे कम किस पे लग रहा है, यहाँ पे एफ पे लग रहा है प्यारे बच्चों। सबसे कम किस पे लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ के ऊपर ही आरोपित हो रहा है, सबसे कम एस पर, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। इस क्रम में यह उपकोषों का प्रभाव है वह चलता रहता है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको, किस प्रकार से यह प्रभाव चलता रहता है या कंटिन्यू होता है। देखिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, नाभिक है। इसके बाहर आपको पता है इस प्रकार से क्या होते हैं, कक्षाएं होती है। ये देखिए ये कोश होते हैं, कक्षा होती है, सेल होती है की बात है। तो यहाँ पे देखिए किसी कोश में उपस्थित उपकोषों में, अब ये कोश है, इनमें उपस्थित उपकोषों में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक एस। इसमें देखिए पहले में तो एक अकेला एस होता है, इसके अंदर 2 एस होते हैं, एक पी होता है, आपको पता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, देखिए आप ही समझेंगे कि इसके अंदर बात करें एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। तो किस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित होंगे, सबसे पहले एस आएगा, ठीक है, उसके पश्चात क्या आएगा, पी आएगा, उसके पश्चात अगर हम बात करें तो क्या आएगा, डी आएगा, 2 3 4 5, और उसके पश्चात हम बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्रम में यह व्यवस्थित होते हैं। तो जैसे ही नाभिक क्या लगाएगा, आकर्षण लगाएगा, क्या करेगा, जो नाभिक है उसके द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाएगा, सबसे पहले किसके ऊपर लगेगा, ये बल लगेगा एस के ऊपर, फिर किस पे लगेगा, पी पे, फिर किसके पे लगेगा, डी पे, फिर किसके ऊपर लगेगा, एफ पे। तो इस क्रम में कह सकते हैं कि यह लगता हुआ चला जाता है। इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, किस प्रकार से नाभिक द्वारा इसे एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अपने किस में बात करें, कोश में बात कर सकते हैं। तो इस एक क्रम में व्यवस्थित होने के कारण जो आकर्षण बल है वो इस क्रम में लगता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा लगता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, उपकोष का प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप इसके अंदर थोड़ी सी एक और चीज़ को हम समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था का जो स्थायित्व होता है उसकी बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का स्थायित्व। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था का स्थायित्व। तो अब बात करें हम किसकी, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का जो स्थायित्व होता है वह किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे बात कीजिए, स्थायी इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है, क्या लिखेंगे, स्थायी। ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्थायी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था की जो आयनन ऊर्जा होती है वह क्या होती है, अस्थायी की आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी लिख लीजिए, एक ही बात है, आयनन ऊर्जा अस्थायी इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। यहाँ पे किसकी बात करें, अस्थायी जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है या व्यवस्था की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। ये चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है प्यारे बच्चों। क्या याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था का जो स्थायित्व है, अगर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था स्थायी है तो उसकी ऊर्जा होगी वो अस्थायी की ऊर्जा से अधिक होती है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, अपने फ्रेम में अगर जगह है तो यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह है अपने पास उपस्थित है, तो यहाँ पे एक और छोटी सी आप चीज़ नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं, हम ले लेते हैं आवर्त, ले लेते हैं अपना दूसरा आवर्त ले लेते हैं। तो दूसरा आवर्त में पता है आपको क्या होता है, लिथियम, फिर क्या आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके आगे आपने पढ़ने की आवश्यकता है। अगर इसको एक ग्राफ के रूप में हम लेना चाहें, इस प्रकार से क्या करें, इसको एक ग्राफ के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम क्या लेंगे, जो हमारी आयनन एंथैल्पी है उसको लेंगे। एक चीज़ और आपको नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा, जो आयनन एंथैल्पी होती है प्यारे बच्चों, उसे जूल पर मोल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, जूल पर
मोल में मापा जाता है। किसमें? जूल पर मोल में मापा जाता है। यह क्रम क्या है? आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी कह लीजिए। और इस क्रम में हम किसको रखेंगे? परमाणु क्रमांक को। किसको सीखेंगे? परमाणु क्रमांक को यहाँ पर सीखने वाले। तो जैसे ही हम यहाँ पर बात करें तो हम एक इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इसमें क्या ले सकते हैं? ये लिथियम आ गया, फिर क्या आ गया? बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन। ठीक है, यहाँ से जो कार्बन के बाद ग्राफ है वह क्या होता है? कंटिन्यू होता है इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, कार्बन के बाद क्या गया? नाइट्रोजन, फिर इसको इतना डाउन नहीं बनाते हैं, इतना बना लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? फास्फोरस, और यहाँ से भी ये लगभग थोड़ा सा झुकता है, और नियॉन। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक है वह चलते ही चले जाते हैं। इसके अंदर हमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है प्यारे बच्चों। इस प्रकार का आप ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ आयनन एंथैल्पीज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। वो थोड़ी सी समझने की यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो उससे पहले आप एक काम कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके नोट कीजिए। फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनन जो एंथैल्पी है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी, जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना ही है। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो जल्दी से इसका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम आयनन एंथैल्पी के हम कह सकते हैं कि एक छोटी चीज़ देखते हैं। छोटा सा लिख लीजिए आप इस प्रकार से, प्रथम आयनन एंथैल्पी। क्या नोट करेंगे आप? नोट करेंगे प्रथम आयनन एंथैल्पी। इस प्रकार से एक छोटी सी सब हेडिंग आप लगा सकते हैं। इसके अंदर देखिए, हमारे पास एक कोई भी तत्व है या कोई भी परमाणु है, तो इसे किस अवस्था में होगा? ये गैसीय अवस्था में होगा। किस, और अवस्था कौन सी है? वैसे बात करें तो ये उदासीन है। क्या है प्यारे बच्चों? उदासीन परमाणु है हमारे पास। जब हम उदासीन परमाणु के साथ क्या करते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा? गैसीय अवस्था में। प्लस में हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, एक लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करें किसकी? यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी। मतलब हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो है, प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले का निकला हुआ है, प्लस चार्ज है इसके अंदर, लेकिन इसमें से भी हमने जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो +2 चार्ज आ गया गैसीय अवस्था में, अर्थात इसमें से हमने एक और इलेक्ट्रॉन को क्या किया? यहाँ पर निकाल दिया है। फिर क्या लिखेंगे? तृतीय आयनन एंथैल्पी। यहाँ पे किसकी बात करें? इसके बाद हम तृतीय आयनन एंथैल्पी की बात करें पर बच्चों। तृतीय आयनन एंथैल्पी में हम क्या देख सकते हैं? हमारे पास कोई भी परमाणु है, उसके ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज, अर्थात इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, +3 चार्ज आ जाता है। तो हम पहले एक और बात बता दूँ, जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी तत्व लेते हैं, किसी को ले लीजिए, जैसे बोरॉन है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर बोरॉन है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 5 होता है। आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। तो इसमें से तो आप तीनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं, मुश्किल तो होगी पर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही बोरॉन के बाद हमारे पास आता है कार्बन, 6 परमाणु क्रमांक है, 2 और 4। तो ये क्या करेगा? देखिए 4 हैं तो या ना तो 4 को निकालेगा ना 4 को ग्रहण करेगा। यह क्या कोशिश करता है? जितने हो सके उतने परमाणुओं के साथ बंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से CH4, क्योंकि यह हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? यहाँ पर साझा करते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से बंध को बना लेते हैं। ये समझने के लिए है, इसको आपको बनाना नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ पर जो प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी है वो आपने अच्छे से यहाँ पे देखी होगी, आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में भी आई होगी कि किस प्रकार से प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी शो हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब इसकी जो क्रम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रम की बात करें तो हमें सबसे अधिक जो कह सकते हैं कि ऊर्जा है वह किस में लगानी पड़ेगी? तो हम लिखेंगे प्रथम आयनन
एंथैल्पी। फिर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, आपको पूरा लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसकी होगी, तो यहाँ पर मैं जो मार्क लगा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे कम आयनन एंथैल्पी होगी प्रथम आयनन एंथैल्पी, उसके बाद द्वितीय आयनन एंथैल्पी, उसके बाद तृतीय आयनन एंथैल्पी जो हमारी होने वाली है बच्चों। तो तृतीय आयनन एंथैल्पी होने वाली है वह सबसे अधिक है। इसको तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, तीसरे जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। लिखिए, लेकिन जो प्रथम इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, नहीं होती है। तो एक और चीज़ लिख लीजिए, पहले वैसे तो मैं बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। जो आयनन एंथैल्पी होती है, क्या होती है मेरे बच्चों, जो आयनन एंथैल्पी होती है उसको अभी मैंने बताया था किस में मापते हैं, किलो जूल पर मोल में मापा जाता है। लिख लीजिए, किस में मापा जाता है, किलो जूल पर मोल में मापा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये हमारे यहाँ पे आयनन एंथैल्पी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें एक और नया टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में, उसको शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, काम कीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। पहले ये लिखिएगा, उसके बाद ये आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से क्रम से लिखना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने, जल्दी से क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने बात की आयनन एंथैल्पी की। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। पहले लिखते हैं फिर समझाता हूँ क्या होती है। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी को पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो कर रहे हैं, त्याग दे तो दिया हमने, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उसके लिए भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसी ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं, तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। उस ऊर्जा में, उस जो कार्य होगा उसमें कुछ ऊर्जा या तो उत्पन्न हो जाएगी या कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। परिभाषा में लिखते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे से जो कन्फ्यूजन है दिमाग में वह क्लियर हो जाएंगे। तो लिखेंगे, जब कोई, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं अपने, थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जब कोई जो गैसीय परमाणु होता है, कौन सा परमाणु, गैसीय परमाणु, जो कि किस अवस्था में हो, उदासीन। अब उदासीन अवस्था कौन सी होती है ये बता चुका हूँ, क्योंकि जब कोई परमाणु जो मुक्त अवस्था में, जिसमें से ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया हो, जिसने ना इलेक्ट्रॉन को त्यागा हो, तो जिस अवस्था में वह उपस्थित होता है उसी अवस्था को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उदासीन अवस्था कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब कोई गैसीय परमाणु उदासीन अवस्था में है, किस अवस्था में है, अब यहाँ पे हमारे पास उदासीन अवस्था में है। अब इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। हमने त्यागना पढ़ लिया है अच्छे से, अब हम ग्रहण करना पढ़ने वाले हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस प्रक्रिया को, जब वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया, यहाँ पे थोड़ा सा, इसी प्रक्रिया को नहीं कहेंगे, इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लिख लीजिए, ठीक है, अथवा लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार की अभिक्रिया होगी, या तो उत्पन्न होगी या फिर अवशोषित होगी। ये चीज़ें आप 10th में पढ़ चुके हैं अच्छे से, बस थोड़ा सा आपको याद आना बाकी है। अवशोषित ऊर्जा को ही उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तत्व की लिख लिया, तत्व के परमाणु की लिख लीजिए, तत्व के परमाणु की अच्छा रहेगा, तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि
एंथैल्पी कहते हैं। अब इस चीज़ को भी देखेंगे कि किस प्रकार से होती है। हमारे पास कोई परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है और क्या है, उदासीन है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का यह ग्रहण कर रहा है। प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर ऋणायन चार्ज आएगा गैसीय अवस्था में। साथ में क्या होगी, कुछ न कुछ ऊर्जा होगी, या तो वह उत्पन्न होगी या वह क्या हो रही होगी, यहाँ पे नष्ट हो रही होगी। इस समय जो ऊर्जा या तो उत्पन्न हो रही होगी या ऊर्जा अवशोषित हो रही होगी। ठीक है, वही क्या होगी, या तो ऊर्जा अवशोषित ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। अभी याद आएगा ये कुछ आपको 10th का, ये लिख लीजिए अभी क्या लिखना चाहिए तो आप, क्योंकि फिर मैं नीचे समझाने वाला हूँ। अब देखिए, अब समझिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगाइए। अब पहले हम बात करते हैं कि यदि जो ऊर्जा है, यदि प्रक्रिया में, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि जो प्रक्रिया हो रही है उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो। अब कुछ बच्चों को दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, उत्पन्न या मुक्त एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। या तो जो उत्पन्न होगी या मतलब मुक्त होगी, हो तो, या तो ऊर्जा उत्पन्न हो या कह सकते हैं कि मुक्त हो तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। देखिए, जब क्या ऊर्जा उत्पन्न या मुक्त हो तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। ये इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। इस समय किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उस समय अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी वह ऋणात्मक होगी। अगर वह ऋणात्मक होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि जो अभिक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी हो रही है। क्या हो रही है, ऊष्माक्षेपी हो रही है। इसी के बाद एक और स्टार लगाइए। अब लिखिए, यदि, अब आप कुछ बच्चों को पहले ही पता चल गया होगा कि क्या लिखने वाले हैं, प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है, अवशोषित हो, या आप कह सकते हैं ग्रहण करें, उसको ऊर्जा देनी पड़े इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए हो तो जो आयनन एंथैल्पी होगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। अब जब धनात्मक होगी तो हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी, अर्थात ऊष्मा का क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो, अर्थात ऊर्जा दे रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रयोगशाला में जब कुछ अभिक्रियाएं होती है तो जो बीकर होता है वह गर्म हो जाता है। अपने अम्ल में, जल में जब आप अम्ल को मिक्स करेंगे तो वह क्या होगा, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल्दी से इस चीज़ को नोट कीजिए आप, फिर हम इसके कुछ टॉपिक्स को, सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे जिसके अंदर इसको डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके बाद आप एक हेडिंग डाल लीजिए, सब हेडिंग नाभिकीय आवेश। इसी के अंदर ये हमारे, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, नाभिकीय आवेश। इसको हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो नाभिक का आवेश होता है उसके ऊपर डिपेंडेशन प्रभावित करता है। तो ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अंदर पढ़ रहे हैं। हमने कोई नया टॉपिक शुरू नहीं किया। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करें, किसी की भी बात का, फ्लोरीन है, उसके जो नाभिक है उसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वह तो कितनी होती है, 9, लेकिन यह स्थायित्व को प्राप्त करता है तो उसके लिए वह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवेश तो कम हो गया लेकिन बाहर तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश अधिक हो गया ना प्यारे बच्चों। यहाँ पे तो क्या हो गया,
जो पॉजिटिव चार्ज है वह कम है, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, अधिक हो गया। तो यही क्या है, नाभिकीय आवेश है। तो क्या हम लिखेंगे, जब नाभिक में आवेश का मान बढ़ता है, क्या लिखेंगे, जब नाभिक में आवेश का मान बढ़ता है, इसे साफ कर देते हैं, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यही पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। का मान क्या हो जाता है, अधिक ऋणात्मक होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, अधिक ऋणात्मक होता है, ये लिख लेते हैं, होगा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, नाभिकीय आवेश के अंदर जब नाभिक में आवेश का मान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है वह अधिक ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन लगा लीजिए, आप थोड़ी सी अंडरलाइन कीजिए। जब किसी हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से कि आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है, जब किसी आवर्त में हम आवर्त में कहाँ जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, क्या करेंगे, बाएं से दाएं जाने पर जो हमारे क्या होती है, और चलते हैं, या बाएं से दाएं जाने पर जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, तो लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, किसकी बात करें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है अधिक ऋणात्मक होता है, मान अधिक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा क्या आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि अपने पास फेस थोड़ा सा बचा रहे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता चला जाएगा। तो बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कुछ को छोड़ दिया, कुछ को लिख लिया, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक होता चला जा रहा है। अब एक और लाइन लगा लीजिए कि हम जब बाएं से तो दाएं जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करें, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नया भी लगा सकते हैं, ऋणात्मक होती है, यही चीज़ हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम बात करें, चलो इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब वर्ग की बात करते हैं, किसकी, यहाँ पे हमने क्या सीखा, आवर्त सीखा। अब हम किसको सीख रहे हैं, वर्ग को सीख रहे हैं। जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्या लिखेंगे, वर्ग में लिख लीजिए परमाणु आकार, क्या लिख लीजिए, परमाणु के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। क्या होता है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो लिखेंगे जैसे जैसे क्या है, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है, परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वह क्या होगी, कम ऋणात्मक होती है। अर्थात ऊपर के जो तत्व हैं उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगी, लेकिन नीचे के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, कम ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे, यही बात लिख रहा हूँ दोबारा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या करने पर, थोड़ा सा समझाने के लिए लाइन को 2 बार रिपीट करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जब हम क्या करते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे को चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी
क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वह कम ऋणात्मक होती है। सेम चीज़ को दो बार क्यों लिखा कहेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समझने के लिए, कम ऋणात्मक होती है। ठीक है, जब पहले हमने किसकी बात की यहाँ पर, पहले जो आवर्त की हमने बात की, उसके बाद हमने किसकी बात की यहाँ पर, वर्ग की बात की। पहले हमने आवर्त को देखा, अच्छे से समझा, फिर हमने यहाँ पे किसको समझा, हमने यहाँ पर वर्ग को समझा कि किस प्रकार से वर्ग का प्रभाव है वह दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, अगर वर्ग की बात करें, अपने पास स्पेस है तो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर वर्ग की बात करें, जैसे हम कहें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं क्या करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, कम होती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यहाँ पर क्या होती है प्यारे बच्चों, कम होती चली जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से सीख ली होगी, क्या अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका हमने नाभिकीय आवेश पढ़ा, जो उसके बाद हम कुछ औरों के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके आगे की जो चर्चाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो कुछ समय की कमी के कारण हमें कुछ टॉपिक को मध्य में रखना पड़ता है, तो आप उसको अच्छे से समझिए। कल मैं कोशिश करूँगा कि कल का जो चैप्टर होगा हमारा अगला चैप्टर, उसमें हमारी जो थ्योरी है उसको हम कंप्लीट कर दें इस अध्याय की। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में। अगर अच्छे लग रही हो चैप्टर तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।